जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, जिसमें सभी विषयों के प्रश्न हैं। जिस तरह से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे आते हैं जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली रात 8 बजे आपको इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की लवणता जो है सबसे अधिक है, और अटलांटिक महासागर जो है ये एस आकार की महासागर है। पिछले बार बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था कि किस महासागर का आकार एस आकार है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। जबकि प्रशांत महासागर की बात करें, ये सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई, जो कि है मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त ये विश्व की सबसे गहरी खाई है। चलिए आगे देखिए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 106 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? वेम्बनाड झील ये स्थित है, याद रखिए कहाँ पर? तो केरल राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वेम्बनाड झील की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी झील है और ये एक प्रकार की लैगून झील है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसको छोड़कर? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों, कल सीएसबीसी द्वारा बिहार पुलिस के लिए रिजेक्टेड लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें लगभग 3000 अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है, जिसके कारण उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा अगर उसने समय रहते नहीं सुधारा तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख लीजिए। तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। देखिए महाकालेश्वर मंदिर जो है ये उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे, ना कि नर्मदा नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी जो है यही सही नहीं है। आगे देखिए। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। तो जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व में पूछे तो ब्राज़ील। विश्व में ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसको मार्क करके रखें। तो साथियों, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और उष्णकटिबंधीय की बात करें, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इस वन में? तो साल हो गया, सागवन, शीशम, चंदन,
आम, कटहल, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय वन के प्रमुख वृक्ष है। आगे देखिए, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन, ये 1991 याद रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है ये फ्रांस देश की देन है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी पूछा जाता है। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। किसके समय में? तो याद रखिएगा लुई 16वां के समय में फ्रांस की राज्य क्रांति होती है और उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, इसको पेश किया था। तो सही जवाब है यहाँ पे डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे देखिए, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? और प्यारे साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होते रहेगा। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? तो ये अस्थाई सदन है जो भंग नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा की बात करें इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का है और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक समान लक्षण दिखाई पड़ता है, वह क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन आयोग है, संघ एवं लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो बोला जा रहा है इन सभी का जो कार्यालय जैसी संस्था है इसमें से एक लक्षण समान है और वो क्या है? तो ये सभी के सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। कहने का मतलब इन सभी का संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर मिलता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका गठन किया गया है अनुच्छेद 124 में। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। और राज्य या फिर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसके बारे में 315 में बताया गया है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सभी क्या है? संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है
और प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी दिल से एक बार सेशन को ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी वाणिज्यिक उधारी को आरबीआई नियमित करता है, ध्यान रखेंगे। सेबी की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनता है सेबी क्या है, तो सेबी जो है शेयर बाजार क्षेत्र का ये क्या है, सर्वोच्च संस्था है, ध्यान रखेंगे। सेबी की स्थापना कब होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए 13 के लिए फटाफट से। तो देखिए इको मार्क जो है किसी भी उत्पाद को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बताता है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्यारे साथियों करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको ध्यान रखिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती। हमने आपको करंट अफेयर्स के क्लास में भी बताया था, सही जवाब है पहला ऑप्शन अजीत कुमार मोहंती। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आंसर क्या होगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, अपनी देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। चलिए एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एक तत्व है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताना है कौन सही नहीं है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही दिया हुआ है। हाइड्रोजन के कोई भी समस्थानिक नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमने आपको बताया था हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3। कौन कौन से, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। H11 जिसको बोलते हैं प्रोटियम, H12 ये दूसरा समस्थानिक, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, और H13 ये है ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का जो ये तीसरा समस्थानिक है रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो सभी को ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, याद रखिएगा शैवाल के सदृश होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछेगा वनस्पति जगत का एम्फीबिया किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। और यह क्या करता है, तो यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा एक कोशिकांग है जो कोशिकीय शोषण के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, लयन का जिसको लाइसोसोम कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैथ्स के प्रश्न है। √1 - sin स्क्वायर थीटा भाग 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको हल करना है। यहाँ पे डिवाइड है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए
अंडर रूट में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों से क्या करेंगे, स्क्वायर को निकाल कर दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखेंगे इस तरह से, अंडर रूट कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इस तरह से करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल परिमेय है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए 576 का वर्गमूल क्या होता है 24, जो कि क्या है परिमेय संख्या है, बाकी किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 576 के आपका इसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। आगे देखिए इन आंकड़ों 195421992191121 इसका माध्य और बहुलक क्या है। तो सबसे पहले बहुलक की बात करें तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो इन आंकड़ों में जो संख्याएं सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही होता है बहुलक। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिक कौन सी संख्याएं रिपीट है। तो एक देखिए, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले माध्य बोला गया है और बहुलक बोला गया है, तो ऑप्शन ए और डी नहीं होगा क्योंकि एक तो 2 ही ऑप्शन में है। अब माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी को जोड़ दीजिए और जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड कीजिए। तो सभी को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 56 और संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 4, यानी कि इसका आंसर 4 और 1 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन सही जवाब है। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया। तो प्यारे साथियों 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता जो है आर बोनी ग्रेबियल को घोषित किया गया। सही जवाब है डी ऑप्शन। चलिए और आर बोनी ग्रेबियल की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी है। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। और प्यारे साथियों आप सभी सेशन को लाइक नहीं करते हैं, तो देखिए अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए सबालेंका। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जो जीता है किसने, ए सबालेंका ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब पूछे किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। चलिए ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसके बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। सही जवाब क्या होगा, अर्जेंटीना ने जीता है। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था। चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जन्म डेट भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो 1907 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में। सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। तो प्यारे साथियों सोल्डर की बात करें तो ये टीन और लेड धातु का मिश्रण है। सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखिए भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है।
चलिए आंसर बताइए। और प्यारे साथियों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपने जितने भी प्रश्न सही किए हैं आपको कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? क्लोरीन गैस का इसमें इस्तेमाल होता है। सिरका, जिसको विनेगर भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो बहुत ही सिंपल है, सिरका जो है ये किसका वाणिज्यिक नाम है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एसिटिक अम्ल। और अगर यहाँ से प्रश्न पूछे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्ट्रिक ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पेट के अमाशय में पाया जाता है। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसकी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। चलिए उस कण का आपको नाम बताना है जो कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान होना आवश्यक है। तो ये है न्यूट्रॉन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और परमाणु बम जो काम करता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, इस बात को नोट कर लेंगे, जबकि परमाणु रिएक्टर जो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर काम करती है। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से क्या प्रायः होता है? घरेलू खाना पकाने की गैस जिसको LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है? तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। और इसमें गंध के लिए किसे मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन को। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? चलिए आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीस्टाइन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है, यहाँ पे निलय होगा, तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो इस बात को याद कर लीजिए, जब भी मानव हृदय में रक्त जो है जब भी मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होगा तो रक्त जो है वो जाएगा महाधमनी की ओर। यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन। परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है। चलिए, परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग क्या होता है? तो याद रखिएगा हक बिंदु। कौन सा क्या होता है? हक बिंदु। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस मानवों के संक्रामक है? तो ये है H5N1। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, H5N1। ध्यान रखेंगे, इसी H5N1 के कारण क्या होता है? बर्ड फ्लू। और एक यहाँ से बनता है H1N1, H1N1। तो H1N1 के कारण क्या होता है? स्वाइन फ्लू। दोनों को ध्यान रखेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अवटु ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम बेंजोएट। आगे देखिए, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्राहकों का जमा स्वीकार करना एवं ऋण एवं अग्रिम देना। सही जवाब है यहाँ पे बी सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।